जाएगा। डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और शनिवार को डिकोड के वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो अपने सभी औपचारिक कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, बल्कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत की संसद में वंदे मातरम को लेकर जो कानून पास हुआ, कांग्रेस पार्टी उस कानून को भी अब नहीं मानेगी। आज हम वंदे मातरम का सबसे निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और नॉन पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि वंदे मातरम के बाकी के पैरा में, खास तौर पर 5वें पैरा में ऐसा क्या लिखा है जिससे भारत के कट्टरपंथियों को इतनी नफरत है। इसके बाद हम कॉकरोच आंदोलन के बाद भारत में इंस्टाग्राम पर बन रही नई नई पार्टियों के ट्रेंड को डिकोड करेंगे। कॉकरोच पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और नई पार्टी इस हफ्ते लॉन्च हुई जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल के बाद आपको कुछ ऐसे नारे सुनने को मिल सकते हैं जैसे वोट फॉर कॉकरोच पार्टी, वोट फॉर दिमागी नक्सल पार्टी। तो आपको कैसा लगेगा? इसके साथ ही आज हम दिमागी नक्सलियों के दिमाग को भी आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में आपको चीन की राजधानी बीजिंग लेकर चलेंगे, जहां दुनिया के लेटेस्ट और बेस्ट रोबोट्स का मेला लगा हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने बेहतरीन रोबोट्स को यहां पर शोकेस करने के लिए लाई हैं। ये रोबोट्स हमारी और आपकी तरह सारे काम करते हैं। ये नाचते हैं, गाते हैं, घर की सफाई करते हैं और फुटबॉल और टेबल टेनिस भी खेलते हैं। मैं आपको मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का एक बयान सुनवाना चाहता हूं। आप पहले यह सुनिए कि शर्मिला टैगोर वंदे मातरम के बारे में क्या कह रही हैं और वो ये भी बता रही हैं कि देश के मुसलमानों को वंदे मातरम पर क्या आपत्ति है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। शर्मिला टैगोर बहुत बड़ा नाम है और हम शर्मिला टैगोर का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज के ज़माने के जो जेनजी हैं वो ना जानते हों कि शर्मिला टैगोर कौन है। शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 60 और 70 के दशक की एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर हीरोइन है। आज से लगभग 58 साल पहले वर्ष 1968 में शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी के साथ शादी की थी और तब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन इस देश में उन्हें हमेशा से शर्मिला टैगोर के नाम से ही जाना गया और आज भी वो अपना नाम शर्मिला टैगोर ही लिखती हैं। उनके बेटे सैफ अली खान को आप जानते ही होंगे, वो अब देश के एक बहुत बड़े, बहुत मशहूर एक्टर हैं। उनकी फिल्मों को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी देखते हैं और इस देश के बॉक्स ऑफिस ने और इस देश की जनता ने सैफ अली खान को, उनकी फिल्मों को देखते हुए कभी अपने मन में यह भाव नहीं रखा कि वो एक मुस्लिम एक्टर की फिल्म देख रहे हैं। यानी आज सैफ अली खान को भी इस देश में वही दर्जा मिला, वही प्यार मिला, वही सम्मान मिला जो इस देश में अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन को मिलता है। मतलब धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, आपकी पिक्चर सुपर हिट होगी, लोग टिकट खरीद कर पैसा अपना लगाकर आपकी फिल्म देखने के लिए जाएंगे, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आज हम ये डिकोड करेंगे कि भारतीय मुसलमानों को वंदे मातरम से इतनी समस्या क्यों है।
और वो आज भी अपने आप को बाकी लोगों की तरह भारत का एक आम नागरिक क्यों नहीं मान पाते? आज हम वंदे मातरम का सबसे निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और नॉन पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे। इसमें आप राजनीति मत ढूंढिएगा, जो जैसा है जस का तस हम आपके सामने वो सारी जानकारियां रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 151 वर्ष पहले 1875 में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और उस समय यह आजादी और देशभक्ति का सबसे बड़ा गीत बन गया था। वंदे मातरम में कुल मिलाकर लगभग 100 शब्द हैं और 6 पैरा हैं। वर्ष 1937 से लेकर 2026 तक वंदे मातरम के हमारे देश में सिर्फ पहले 2 पैरा गाए जाते थे और अब नए कानून के तहत इसके सभी 6 पैरा को गाना अनिवार्य है। आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी ये कह चुके हैं कि हम ये 6 पैरा नहीं गाएंगे, हम तो अब भी पहले की तरह ही वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। अब हम शुरू करते हैं वंदे मातरम के एक एक पैरा का सरल हिंदी में विश्लेषण, ताकि आप जान पाएं कि वंदे मातरम के हर पैरा में ऐसा क्या लिखा है, किस देवी का नाम है जिससे इस देश के मुसलमानों को परेशानी हो रही है। तो मैं अब एक एक करके आपके सामने वंदे मातरम पढ़ूंगा और फिर उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला पैरा है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। आपकी स्क्रीन पर यह पहला पैरा है। हिंदी में इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम जल से भरपूर हो, फलों से समृद्ध हो, तुम्हारे वातावरण में ठंडी और सुगंधित हवाएं चलती हैं और तुम्हारी धरती हरी भरी फसलों से ढकी हुई है। यहां वंदे मातरम का मतलब है, मां मैं आपकी वंदना करता हूं, और यहां मां का मतलब है भारत माता। इसमें किसी देवी या देवता का नाम नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पैरा पर। तो दूसरा पैरा है जो आपकी स्क्रीन पर है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मातृभूमि, तुम्हारी रातें चमकती चांदनी से सुंदर है, तुम्हारी धरती खिले हुए फूलों और पेड़ों से सजी हुई है, तुम मुस्कुराने वाली और मधुर भाषा बोलने वाली हो, तुम सुख देने वाली और वरदान देने वाली माता हो। यानी पहले 2 पैरा में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि यानी भारत माता की वंदना की गई है। अब तीसरा पैरा। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खरकर वाले, के बोले मां तुम्ही अबले, बहुबल धारणीम नमामि तारणीम, रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, करोड़ों लोगों की आवाजें गूंज रही हैं और करोड़ों भुजाएं, हथियार, अस्त्र शस्त्र उठाए खड़ी हैं। ऐसी शक्ति रखने वाली मां को कोई कमजोर कैसे कह सकता है? हे मां, मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं और शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। और इस पैरा में भी किसी देवी देवता का नाम नहीं है, सिर्फ भारत माता का नमन किया गया है। अब देखिए चौथा पैरा। चौथा पैरा है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणाहम शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम हमारा हृदय हो और हमारा संपूर्ण जीवन हो। हमारे जीवन में जो प्राण है और हमारी भुजाओं में जो शक्ति है वो भी तुमसे जुड़ी है। हमारे हृदय में जो भक्ति है वो भी तुम्हारे लिए है और हम तुम्हारी प्रतिमा मंदिर मंदिर में बनाते हैं, हर मंदिर में बनाते हैं। अब पांचवा पैरा है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम,
सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है आप ही 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा हैं। आप कमल के आसन पर विराजमान समृद्धि प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी हैं और आप ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती हैं। आप निर्मल, अद्वितीय, जल और फलों से भरपूर मां हैं। आपकी तुलना में कोई नहीं। मैं आपकी वंदना करता हूं। अब आपको वंदे मातरम पर विवाद की असली वजह हम बताते हैं। तो पहला आपने यहां देख लिया, यहां मां लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है, मां सरस्वती का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का उल्लेख यहां पर किया गया है और इन्हीं 3 देवियों का नाम लेने से देश में मुसलमानों को आपत्ति है। उनका तर्क यह है कि क्योंकि वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, इसलिए वो किसी और देवी देवता का नाम नहीं ले सकते। लेकिन वंदे मातरम पर धार्मिक कार्ड खेलने वाले लोग इस बात को बहुत चालाकी से छिपा लेते हैं कि वंदे मातरम एक राष्ट्र की प्रार्थना और राष्ट्रगीत है। ये किसी देवी देवता के लिए की गई आराधना नहीं है। यहां भारत माता को ही अलग अलग देवियों की तरह बताया गया है, अलग अलग देवियों का रूप बताया गया है और हिंदू धर्म के लोग भी इस राष्ट्रगीत का प्रयोग अपने घर में या किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ में नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। छठा पैरा देखिए। छठा पैरा है, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे मां, तुम हरी भरी हो, सरल हो और शांत स्वभाव वाली हो। तुम्हारे चेहरे पर सुंदर मुस्कान है और तुम सुंदरता से सजी हुई हो। तुम पूरे संसार को धारण करने वाली और उसका पालन पोषण करने वाली मां हो। मैं तुम्हें नमन करता हूं। कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आजादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें भी कुछ नेताओं ने धर्म ढूंढ लिया, उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आजकल मीडिया में भी और राजनीति में भी लोग हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने पूरा वंदे मातरम आपके सामने पढ़ा, आपको हर पैरा का मतलब बताया और आपको क्या ऐसा लगता है कि ये वंदे मातरम धार्मिक है? क्या आपको लगता है कि इससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है? इस दुनिया में हर कोई अपनी मां से प्यार करता है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि इसमें मां सरस्वती का नाम लिया गया है, मां लक्ष्मी का नाम लिया गया है, मां दुर्गा का नाम लिया गया है, इसे हटाइए, वो ये नहीं समझते कि अगर इन्हें हटा दिया जाएगा, अगर इन्हें नहीं गाया जाएगा, तो क्या हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? उन्हें अपनी भावनाओं का तो बहुत बहुत चिंता है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा? यहां पर शर्मिला टैगोर जैसे लोगों का तर्क है कि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं, इसलिए वो अलग अलग देवी देवताओं को नमन नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हैं जो एक भगवान को मानते हैं? इस देश में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो एक ही भगवान को मानते हैं। इस्लाम में एक भगवान है, अल्लाह, लेकिन ईसाई धर्म में भी एक ही भगवान माना जाता है, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह। बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध की ही आराधना होती है और सिख धर्म में भी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना होती है। लेकिन मुसलमानों के अलावा किसी और अल्पसंख्यक धर्म के व्यक्ति ने वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं की। तो सिर्फ मुसलमानों को ही यह आपत्ति क्यों हो रही है? आज अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोग आंख बंद करके कहेंगे कि हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जबकि भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में आज लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। संख्या कम नहीं है ये लगभग पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है। पाकिस्तान में भी इतने ही मुसलमान रहते हैं जितने भारत में। लेकिन भारत के ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों ने कभी अल्पसंख्यक कार्ड नहीं खेला, जबकि अस्तित्व का कोई खतरा अगर होना है तो वो उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या तो मुसलमानों के मुकाबले बहुत ही कम है। हमारे देश में जो ईसाई हैं वो असुरक्षित महसूस नहीं करते, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी नहीं करते, जैन धर्म को मानने वाले भी नहीं करते, सिख भी नहीं करते। अब दूसरा मुद्दा यह है कि मुसलमान कह रहे हैं कि वंदे मातरम से देवियों के नाम हटा दो।
लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में कोई ये नहीं कह रहा कि देवियों के नाम हटाने से क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या ये सनातन का अपमान नहीं होगा? उनकी भावनाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं कि शादी के लिए जब शर्मिला टैगोर ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया तो उन्हें शादी के बाद एक नया नाम दिया गया था और उनका नया नाम था आयशा। ये इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनका नाम हुआ आयशा। लेकिन शर्मिला टैगोर ने सार्वजनिक रूप से कभी भी ये नाम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ये जानती थी कि इस देश में उन्हें जो भी प्यार और सम्मान मिला है वो शर्मिला टैगोर नाम की वजह से मिला है। रातों रात अगर उन्होंने अपनी पहचान बदली तो ये स्टारडम चला जाएगा, ये पहचान चली जाएगी। और 1968 में अपनी शादी के बाद उन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया उसमें भी उनका नाम शर्मिला टैगोर ही रहा। ये सारी वो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया और इन सब में उनका नाम शर्मिला टैगोर ही था। आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए अपना इस्लामिक नाम छोड़कर हिंदू नाम रख लिया। और आप बहुत सारे लोग आप में से उन्हें जानते होंगे, जैसे मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, बेगम मुमताज जहां देहलवी मधुबाला बन गई, महजबी बानो मीना कुमारी बन गई, हामिद अली खान अजीत बन गए, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप बन गए और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए। आज हमारा तर्क यह है कि जब आप नाम, शोहरत और पैसा कमाने के लिए इस्लाम धर्म द्वारा दिया गया अपना मूल नाम बदलकर एक हिंदू नाम और एक हिंदू पहचान अपना सकते हैं तो वंदे मातरम गाने में क्या आपत्ति है? दूसरा तर्क यह है कि बहुत सारे मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है और आज भी उनके घरों में इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों को फॉलो किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे। शर्मिला टैगोर के ही बेटे सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी की जो हिंदू हैं, उसके बाद करीना कपूर से शादी की, वो भी हिंदू हैं। और सैफ अली खान जैसे हमारे देश में न जाने कितने ऐसे मुस्लिम पुरुष हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है और आज एक आधुनिक और खुले विचारों वाले प्रोग्रेसिव मुस्लिम परिवारों की तरह उनके घरों में ईद भी मनाई जाती है और दिवाली भी मनाई जाती है। उनके घर में अल्लाह का नाम भी लिया जाता है और भगवान शिव की भी पूजा होती है। सैफ अली खान की बेटी और शर्मिला टैगोर की पोती सारा अली खान को आपने अक्सर केदारनाथ मंदिर या देश भर के दूसरे हिंदू मंदिरों में पूजा करते हुए देखा होगा और यहां उनकी ये प्रशंसा करनी चाहिए। वो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, पढ़ी लिखी मुस्लिम है और वो समझती हैं कि अगर वो किसी मंदिर में भी चली गई पूजा के लिए तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। हमारे देश के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान ने भी वर्ष 1951 में 91 में गौरी छिब्बर से शादी की थी जो कि एक हिंदू हैं और आज उनके घर में भी दिवाली भी मनाई जाती है और ईद भी मनाई जाती है। उनका एक सेकुलर परिवार है और उन्हें कभी ये नहीं लगा होगा कि अगर वो दिवाली मनाएंगे या वो मंदिर में चले जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर वो दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वर्ष 1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, जिसमें मशहूर गायक मोहम्मद रफी ने एक बड़ा अच्छा भजन गाया था जिसके बोल हैं मन तड़पत हरि दर्शन को। यह एक भजन था जिसे एक मुस्लिम मोहम्मद रफी गा रहे थे। तो क्या इन मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या अब ये सच्चे मुसलमान नहीं रहे? हम तो इनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप खुद वंदे मातरम गाइए। आज राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनसे तो हम ये कहेंगे कि भाई आप जैसे लोगों को सही उच्चारण में वंदे मातरम गाने में ही वर्षों का समय लग जाएगा। सैकड़ों हजारों बार रिहर्सल करने के बाद भी आप ठीक से वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि इन तमाम लोगों की हिंदी भी वैसे भी इतनी खराब है, तो ये संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कट्टरपंथी मुसलमानों को अपना वोटर माना है और उन्हीं की राजनीति की है। कांग्रेस ने कभी भी खुले विचारों वाले प्रोग्रेसिव मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा कट्टरपंथी मुसलमानों को उकसाया है कि आप वंदे मातरम मत गाइए। आज हमारा इतना सा मानना है कि अगर आपके सामने वंदे मातरम गाया जा रहा है तो आप कम से कम उसे सुन तो सकते हैं। गा तो आप पाएंगे ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि आप गा सकते हैं, पर अगर आपके सामने वंदे मातरम गाया जा रहा है कम से कम ठीक से सुन तो लीजिए। उसके सम्मान में आप खड़े तो हो सकते हैं, कम से कम उसका विरोध करने से बच तो सकते हैं।
ये कहने का क्या मतलब है कि हम वंदे मातरम ना गाएंगे और ना गाने देंगे? एक प्रार्थना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गाई थी और उन्हें बड़ी पसंद थी, जिसके बोल हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आजादी के बाद से देश भर के स्कूलों में यह प्रार्थना गाई जाती है, लेकिन आपने आज तक यह नहीं सुना होगा कि किसी भी हिंदू परिवार ने, किसी भी हिंदू बच्चे ने या किसी हिंदू नेता ने इसका कभी विरोध किया हो। तो आज हमने आपके सामने वंदे मातरम का एक बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण किया है, धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण किया है, और आपको वंदे मातरम के जो 6 पैरा हैं वो पढ़कर सुनाए हैं, उनका सुनाया है, और आप खुद देखेंगे कि कितनी खूबसूरत कविता है, कितना खूबसूरत गीत है, जो आपको ये बताता है कि आप जो इसको गा रहा है वो अपनी मां से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, और मां को देवी की तरह पूजता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर गीत, अगर आपको वंदे मातरम का मतलब समझ में आ जाए तो आपको इससे सुंदर गीत कोई और मिलेगा नहीं, इससे ज्यादा खूबसूरत गीत कोई हो नहीं सकता, राष्ट्रभक्ति का इससे बड़ा गीत कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा, आप पहले वंदे मातरम को पढ़िए, उसके बाद इसका मतलब समझिए। यह आज जो मैंने आपको सारा मतलब समझाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। देश भर के लोगों को बताइए कि वंदे मातरम है क्या, उसके पीछे की भावनाओं को बताइए कि उनकी भावनाएं क्या हैं, इसमें कितना प्यार छुपा है। और क्या आप अपनी मां के लिए ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जो वंदे मातरम में हमारी भारत माता के लिए कही गई है? इसलिए इसका एक वीडियो बनाइए और अपने तमाम दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और जिस सोशल मीडिया पर आप हैं वहां पर आपको यह शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार भी है और जरूरत भी है कि वंदे मातरम में आखिर क्या लिखा है और कितनी बेकार की मामूली सी बातों पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज भारत में हम अपनी जिस उपलब्धि की सबसे कम बात करते हैं, जिस उपलब्धि को हमने कहीं दबा दिया है, वो उपलब्धि है हमारे देश से नक्सलवाद का खत्म होना। आतंकवाद के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग नक्सलवाद से मारे गए हैं। फिर भी हमारे देश में आतंकवाद की तो बात होती है, लेकिन नक्सलवाद पर वैसी चर्चा नहीं होती जैसी आतंकवाद पर होती है। आतंकवाद दूसरे देशों से आए आतंकवादियों ने हमारे देश में फैलाया, लेकिन नक्सलवाद एक ऐसा युद्ध था जो हमारे ही देश के लोगों ने हमारे ही खिलाफ चलाया। अब यह जरूर है कि आतंकवादियों को भी पैसा बाहर से मिलता है और नक्सलवादियों को भी पैसा और हथियार बाहर से ही मिल रहे थे। वर्ष 2014 में भारत के 16 राज्यों के 161 जिले नक्सलवादियों से प्रभावित थे। ये वो जिले थे जहां आप जा नहीं सकते, जहां कहते थे कि सरकार का राज ही नहीं चलता, ये एक अलग देश की तरह व्यवहार करते थे, देश से कटे हुए थे। लेकिन मार्च 2026 तक इन जिलों की संख्या जहां पर नक्सलवादियों का प्रभाव था अब घटकर हो गई है 0। सोचिए, 2014 में 161 जिले जहां आप जा नहीं सकते, जो देश से कटे हुए हैं, और आज उनकी संख्या है 0। मतलब हमारा देश नक्सलवाद से अब आजाद हो चुका है। लेकिन क्या हमने इस आजादी को सेलिब्रेट किया? क्या इस आजादी का जश्न मनाया? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी बधाई दी? अब जंगलों में हिंसा करने वाले ये नक्सलवादी फिर से हमारे समाज का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे देश के शहरों में, हमारे देश के गांवों में ये नक्सलवादी अब आम लोगों की तरह रह रहे हैं, हमारे और आपकी तरह रहते हैं, और क्रांति के नाम पर इनके दिमाग में जो खतरनाक नक्सलवादी विचार भरे गए थे, अब वो विचार इनके जीवन से, इनके दिमाग से निकल चुके हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फैशन शो हुआ। इस फैशन शो में जो महिलाएं रैंप पर चल रही हैं, वॉक कर रही हैं, वो एक जमाने में नक्सलवादी हुआ करती थी, जंगलों में रहती थी, इनके हाथ में हथियार हुआ करते थे। एक जमाना था जब ये महिलाएं हमारे ही देश की पुलिस और सुरक्षा बलों से लड़ती थीं, उन पर गोलियां चलाती थीं और हमारे अपने लोगों के खिलाफ बंदूक उठाती थीं। आज देखिए उन महिलाओं को सबसे पहले।
तो एक फैशन शो ये हुआ था, इसमें उन नक्सलवादी महिलाओं को बुलाया गया था जो एक ज़माने में नक्सली हुआ करती थी, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब वो आम लोगों की तरह मुख्य धारा में शामिल हो गई हैं। और इन नक्सलवादी महिलाओं ने जो एक ज़माने में थी, इस रैंप पर वॉक किया था। मतलब ये है कि अब हमारे देश से नक्सलवाद निकल चुका है। हमारे देश में जो नक्सलवादी थे वो उनकी संख्या अब ख़त्म है, लगभग बचे नहीं हैं, और जो बच गए हैं, सरेंडर कर चुके हैं, वो अब आम लोगों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज बड़ी चुनौती है कि जंगलों में रहने वाले ये नक्सलवादी तो खत्म हो गए, लेकिन भारत के बड़े बड़े शहरों में रह रहे हजारों प्रभावशाली लोगों के दिमाग में अब भी नक्सलवाद भरा हुआ है। ये लोग आज भी अपने देश के लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं, अपने ही देश को कमजोर करना चाहते हैं, अपने ही देश के लोगों की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन इन्हें अपने दोस्त और हमदर्द लगते हैं, और भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी लोग इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी पहचान आज कुछ भी हो सकती है। ये लोग राजनीति में हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इनका चेहरा कुछ भी हो सकता है। वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं। ये तमाम लोग न जाने किस बात पर भारत से हमेशा नाराज रहते हैं। कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नाराज रहते हैं, कभी संविधान की रक्षा के नाम पर, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये हर समय आज़ादी की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, देश को कमज़ोर करने का एक भी मौका कभी छोड़ते नहीं। ये हर उस ताकत के साथ हाथ मिलाते हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती है, जो देश की चुनी हुई सरकार को गिराकर इनके मनपसंद लोगों को सरकार में बैठाना चाहती है। और ऐसे ही लोगों को हम दिमागी नक्सल कहते हैं। नक्सलवादी अब जा चुके हैं, लेकिन वो नक्सलवादी विचार अब लोगों के दिमाग में आ गए हैं। जंगल में जो नक्सली रहते हैं उनके हाथों में बंदूक और बम होते थे, लेकिन शहरों में जो अर्बन नक्सल रहते हैं, जो दिमागी नक्सल रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसी जहरीली सोच है जो किसी बम और बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बंदूक और बम तो सिर्फ कुछ लोगों की जान लेते हैं, लेकिन इनके पास जो नक्सली विचारधारा है वो पूरी पीढ़ी को मिटा सकती है। आप देखिए, अगर आप एक नक्सली दिमाग को स्कैन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। ये आंदोलन करना चाहते हैं, उसके जरिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं। ये आज हमने एक नक्सल दिमाग को डिकोड करने की आपके लिए कोशिश की है। अगर नक्सली दिमाग को आप निकालेंगे तो इनके दिमाग में देखिए क्या चीज होती है। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्रांति चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच इनके मन में है। ये भारत विरोधी सोच से भरे हुए हैं और भारत की हर कामयाबी पर ये सवाल उठाते हैं। ये है एक दिमागी नक्सल का दिमाग। और मैं वापस आपको पहले दिखाता हूं, इनके दिमाग में जो मुद्दे हैं वो भी आप देख लीजिए। इनके दिमाग में मुद्दे क्या हैं? इनके दिमाग के मुद्दे हैं, आप पढ़ पाएंगे एक एक करके। लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, संविधान खतरे में है, और फिर ये उसका पार्ट 2 है। किसी भी आंदोलन को टिके रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला डर, दूसरा पैसा, और तीसरा नैरेटिव। पहले किसी विचार को फैलाने के लिए एक संगठन चाहिए होता था। आज एक ट्रेंडिंग हैशटैग हजारों लोगों को एक कहानी के साथ जोड़ सकता है, एक नैरेटिव के नीचे ला सकता है। नैरेटिव ही दिमागी नक्सल की असली जहरीली सोच है। वो सबसे पहले शब्दों को बदलता है, जिसमें हिंसा को क्रांति का नाम दिया जाता है और अराजकता को आंदोलन बता दिया जाता है, और फिर उसके बाद इस हिंसा और आंदोलन को जायज ठहरा दिया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता को व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत बताया जाता है, और जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र की जीत कहा जाता है। और यह नैरेटिव ही
देश तोड़ने की बात करने वाले देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग को भटका हुआ युवा बताते हैं। उनके लिए विक्टिम कार्ड ये इकोसिस्टम खेलता है। दिमागी नक्सल अपने नैरेटिव के जरिए युवाओं के मन में किसी व्यवस्था के प्रति लगातार अविश्वास पैदा करता है और किसी भी मतभेद को संघर्ष में बदलने के लिए उकसाता है। नक्सली दिमाग के काम करने का तरीका भी अब बदल चुका है। एक समय था जब नक्सली विचारधारा को फैलाने के लिए पोस्टर्स लगाए जाते थे, पैम्फलेट्स बांटे जाते थे, बंद कमरों या जंगलों में बैठक हुआ करती थी। आज वही काम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा है। अब किसी विचार को फैलाने के लिए हजारों पैम्फलेट्स छापने और बांटने की आवश्यकता नहीं। अब एक वीडियो, एक रील, एक मीम और एक वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पहले कार्यकर्ता पैम्फलेट्स बांटते थे, आज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम नक्सली विचारों को ऐसे ही मुफ्त में बांट रहा है। सबसे खतरनाक यह है कि एल्गोरिदम किसी खास नैरेटिव को, आपत्तिजनक कंटेंट को और अराजक विचारों को भी बार बार दिखाकर उसे नॉर्मल बना देता है। जंगल के नक्सलियों की एक भौगोलिक सीमा होती थी, लेकिन इंटरनेट पर किसी विचार की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। अब किसी युवा को सीधे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उसे नक्सली बनाना चाहते हैं हम, बल्कि उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया पर लगातार खास नैरेटिव का कंटेंट दिखाकर ये अघोषित रूप से बता दिया जाता है कि वो पीड़ित है और पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ है और उसे क्रांति करनी होगी। इसलिए अब उसे आंदोलन करना होगा, देश विरोधी नारे लगाने होंगे, जरूरत पड़ने पर हिंसा करनी होगी। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया गेट पर एयर पॉल्यूशन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वहां आतंकवादी और नक्सलवादी हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए, वहां नक्सलियों के पक्ष में नारे लगने लगे, आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगने लगे। आज कांग्रेस के नेता खुद ये भूल चुके हैं कि जब वो सत्ता में थे तो वो नक्सलवादियों के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहा करते थे। आज पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि वो भी एक नक्सल हैं, लेकिन पी चिदम्बरम जब इस देश के गृह मंत्री थे तब वो कहते थे कि नक्सलवादियों को बुद्धिजीवियों से समर्थन मिल रहा है और उससे निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज मैं वो अखबार की एक क्लिप लेकर आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। चिदम्बरम साहब खुद कह रहे थे, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट्स। द मोस्ट डिफिकल्ट एलिमेंट इन डीलिंग विद नक्सलाइट्स वाज लैक ऑफ ट्रेन्ड पुलिसमैन। इट वाज फॉलोड बाय इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल सपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बताया था उस जमाने में। तो अब समस्या यह है कि राइफल की जगह रील्स ने ले ली है और नक्सलवादी तो खत्म हो गए, लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सारे दिमागी नक्सली घूम रहे हैं। आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। वो शहरों में रहते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे, किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में भी मिल सकते हैं, किसी वकील के रूप में मिल सकते हैं, किसी पत्रकार के रूप में भी वो आपको मिल सकते हैं। अब इन्हें आइडेंटिफाई करना ये देश की अगली बड़ी चुनौती होगा। आजकल हमारे देश में इंस्टाग्राम पार्टियों का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जिस मुद्दे या शब्द पर कोई भी विवाद होता है, अब उसी नाम से अगले दिन सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बन जाती है। सबसे पहले कॉकरोच शब्द को लेकर विवाद हुआ और फिर अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। 3 महीनों के अंदर ही इंस्टाग्राम के इसके 2.5 करोड़ फॉलोअर्स भी हो गए। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान आरक्षण को लेकर, हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस शुरू हुई और इसके बाद फिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक और नया मंच बन गया और इंस्टाग्राम पर कुछ हफ्तों में ही इसके भी 57 लाख फॉलोअर्स बन गए। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, तो अब दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से एक नई पार्टी लॉन्च हो गई और इस समय इंस्टाग्राम पर इसके लगभग 5 लाख फॉलोअर्स भी हो गए हैं। जिस रफ्तार से आजकल सोशल मीडिया पर पार्टियां बन रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और शिवसेना जैसी पुराने नामों के अलावा कॉकरोच और दिमागी नक्सल पार्टी भी चुनावों में लड़ती हुई आपको दिखाई दे। कल्पना कीजिए आने वाले कुछ वर्षों में अगर आपको ऐसे नारे सुनाई दें जैसे वोट फॉर कॉकरोच पार्टी, वोट फॉर दिमागी नक्सल पार्टी, इसमें से और भी कई ऐसे नाम आ जाएंगे आने वाले दिनों में जिन्हें सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर इन पार्टियों की
कि जो रील्स हैं उन पर लाखों व्यूज मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारे देश के युवाओं की एनर्जी आपको दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि जो गुस्सा या मजाक मोबाइल फोन के स्क्रीन पर इतना धारदार दिखाई देता है, क्या वो ईवीएम तक पहुंचकर भी उतना ही असरदार होगा? क्या इंस्टाग्राम की लोकप्रियता वोटों में बदल सकती है? इंस्टाग्राम पर कोई भी पार्टी बनाना बड़ा आसान है। एक अच्छा सा कैची नए जमाने का नाम रखिए जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो, एक लोगो बनाइए, कुछ शानदार रील्स, मनोरंजक मीम्स बनाइए और फिर वायरल हो जाइए। हजारों लाखों फॉलोअर्स जुट ही जाते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी राजनीतिक फौज तैयार हो गई है। और आजकल तो एआई का जमाना है, ये सारा काम एआई के जरिए बहुत आसानी से हो जाता है। आज आप एआई के जरिए अपना लोगो भी बना सकते हैं, बाकी चीजें भी एआई के जरिए घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन राजनीति की असली परीक्षा इंस्टाग्राम पर नहीं, बल्कि चुनावी मैदान और पोलिंग बूथ पर होती है। यहां का फर्क समझना जरूरी है। इंस्टाग्राम पर आपके 10 लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि चुनाव में आपको 10 वोट भी ना मिले। यह सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्हें कई पार्टियों ने टिकट दे दिए, यह सोचकर कि ये सोशल मीडिया पर बड़े लोकप्रिय हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिले। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर 10 लाख व्यूज का मतलब 10 लाख वोट नहीं होता। व्यू करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए जिंदगी भर का भरोसा चाहिए। और यहीं से इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल पावर के बीच का अंतर शुरू होता है। आज की डिजिटल राजनीति में फॉलोअर्स निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस नेता के जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसे उतना अच्छा माना जाता है। सोशल मीडिया किसी मुद्दे पर कुछ घंटों में पूरे देश में उसे पहुंचा सकता है। एक रील किसी नेता से ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है और एक हैशटैग राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। लेकिन चुनाव सिर्फ बहस और लोकप्रियता से नहीं जीता जाता। इसके लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन चाहिए, दिन रात मेहनत करने वाले लाखों कार्यकर्ता चाहिए, पोलिंग एजेंट्स और चुनाव के दिन जमीनी स्तर पर लगातार काम करने वाली टीम चाहिए। इतिहास गवाह है, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली थी, पर सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे भी बूथ मैनेजमेंट और घर घर प्रचार करने की पुरानी परंपरा अपनानी पड़ी। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको वायरल कर सकता है, लाखों व्यूज दे सकता है, लेकिन वो समर्पित कार्यकर्ता नहीं दे सकता। इसके अलावा सोशल मीडिया से बना राजनीतिक सपोर्ट बेस बड़ा अस्थायी होता है। आज किसी नेता या पार्टी की रील वायरल हुई तो हजारों लोग उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन कल कोई दूसरा मुद्दा ट्रेंडिंग हो गया या किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर ने कोई नया नैरेटिव खड़ा कर दिया तो यही फॉलोअर्स आपको छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि इंस्टाग्राम पर बना गुस्सा बेमानी है, यह एक संकेत है कि युवाओं की राजनीतिक भाषा अब बदल रही है। परंपरागत पार्टियों के लिए यह एक चेतावनी है कि उनकी भाषा और उनका नैरेटिव अब पुराना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें भी अब अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो अब आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि एक जो द्वंद्व होगा वो होगा पुरानी पारंपरिक पार्टियों का, पुराने जमाने के नेताओं का, और इस जमाने के जो जेन जी के नेता हैं, जेन जी की जो पार्टियां हैं, इनके बीच का एक द्वंद्व आपको आगे चलकर दिखाई दे सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। मैं करता हूं ना। मैं करूंगा। ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है? ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए। पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर। क्रिकेट में आप और बैंकिंग में पीएनबी दोनों ही चैंपियन हैं। पीएनबी लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, पीएनबी मेरा अपना बैंक। अब आपको बड़ी दिलचस्प खबर सुनाते हैं। आजकल मीम्स और रील्स के जमाने में विरोध प्रदर्शनों में भी एक नई क्रिएटिविटी आती जा रही है। आज की नई सच्चाई यह है कि अपने विरोध प्रदर्शन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वायरल होना जरूरी है, और वायरल होने के लिए आपको इंस्टाग्राम की रील
और मीम वाली भाषा में ही बात करनी होगी, क्योंकि अटेंशन यानी आपका ध्यान आज की सबसे बड़ी करेंसी है और इस ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की एक जन सुनवाई चल रही थी। इस दौरान इस इलाके में आवारा कुत्तों की परेशानी को लेकर दीपक राठौर नाम का एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंच गया। वो अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर आया था जिसने अपने चेहरे पर कुत्ते का मुखौटा लगाया हुआ था और इस व्यक्ति का नाम उन्होंने रखा डॉगी भाई। अब शिकायत करने के इस तरीके की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। यह तस्वीर वायरल हो रही है, पूरे देश में लोग इसको देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। क्यों नहीं आएगा अंदर? कारण क्या है? नहीं। कारण क्या है? तो आप उनसे पूछ के आओ। आओ आप ये रिपोर्ट डलाने जा रहा है। डलवा दो। हाँ तो आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। नहीं, क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? हाँ, इसको भेजो। हाँ आएगा। ये शुक्ला जी है, नगर निगम के सारे लोग इन कुत्तों के नाम पे पैसे खा रहे हैं। बंधियाकरण बंद क्यों है? बंधियाकरण चालू है। अभी कितने कुत्तों का हुआ? साढ़े 4 साल में कितने लोगों को काटा? 4 साल में कितने लोगों को काटा? कितने? मेरे पास है ना, ये पढ़ो ना। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों। दीपक राठौर वैसे तो कोई आम आदमी नहीं है, वो खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता हैं। उनका आरोप है कि इस इलाके में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुत्तों के काटने से लोग परेशान हैं, जबकि आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और इसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। उनका आरोप है कि टेंडर में कुछ गड़बड़ी की गई है, भ्रष्टाचार हुआ है और कुत्तों का स्टरलाइजेशन नहीं किया जा रहा। नगर निगम ने हमारे नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा है। हमारी जनसंख्या नियंत्रण बढ़ती जा रही है और ऊपर से नसबंदी में भी इन लोग घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। नसबंदी के नाम पर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने नसबंदी करवाई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जिनने भी करा है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम बता दीजिए। तो आप देखिए, इस कैरेक्टर का नाम इन्होंने रखा है डॉगी भाई। अब सोशल मीडिया पर भले ही इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही हो, ये वीडियो वायरल हो गया हो, लेकिन खंडवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। इस प्रकार का जो पब्लिसिटी के स्टंट्स किए जाते हैं ये ठीक नहीं है। कारण यह है कि जो जन सुनवाई का प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही गंभीर प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जिला अधिकारी एक मंच पर आकर लगभग 200 से 250 आवेदन वहाँ पर लिए जाते हैं और उनका गंभीरता के साथ में निराकरण किया जाता है। लेकिन इस प्रकार से यदि कोई केवल पब्लिसिटी के लिए यदि ऐसा काम करे तो ये ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ों के आवेदन नॉर्मली, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का आवेदन देते हैं, वैसे दिए जाने चाहिए ताकि उनका गंभीरता के साथ निपटारा हो सके। अब डीएम साहब का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। ये भी हो सकता है कि ये विपक्ष का कोई राजनीतिक स्टंट हो, क्योंकि ये जो सज्जन आए थे ये विपक्ष के ही नेता हैं। असल में इस तरह के प्रदर्शन अब क्यों हो रहे हैं, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज भारत में रहती है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना तो हमारे पास इतने संसाधन हैं और ना ही उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर से हमारे देश की जो लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, जिसने पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि आपको अपने अधिकारों को भी भीख के रूप में मांगना पड़ता है। ये आपके अधिकार हैं, लेकिन जब आपको मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं। और पिछले 79 वर्षों में आज़ादी के जिस तरह का हमारे सिस्टम और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी जो रही है, उसमें सरकारी अफसरों ने जनता का भरोसा बनाया कम है और तोड़ा ज़्यादा है। हमारे देश में छोटी छोटी बातों के लिए भी आज भी आपको सरकारी दफ्तरों में लाइन लगानी पड़ती है, एक प्रकार की भीख मांगनी पड़ती है
और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर आपको आपका अधिकार मिलता है। और जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी भी हो जाती है, कोई अधिकार आपको मिल भी जाता है, तो सरकारी अधिकारी उसे एहसान के तौर पर दिखाते हैं, जबकि वो एहसान नहीं बल्कि आपका अधिकार है। हमारे देश के 79 वर्ष पुराने सिस्टम में आम लोगों के प्रति जो अफसरशाही की उदासीनता है, इससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। अब लोगों को यह बात समझ में आ गई कि अगर उनकी समस्या मीडिया में आ जाए या सोशल मीडिया में वायरल हो जाए तो उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। तब वो सरकार पर या फिर इन अफसरों पर दबाव डाल पाएंगे और उनकी आवाज़ जल्दी सुनी जाएगी, उन्हें न्याय मिल जाएगा। देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक नया तरीका है, जिसमें मीडिया में भी बात आ जाती है और सोशल मीडिया में भी आपकी रील वायरल हो जाती है। और आज हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं, उसका लक्ष्य भी यही था कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो, जिससे ये मुद्दा बड़ा हो जाए। इस व्यक्ति को शायद पता था कि जब तक उसे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक उसकी समस्या मेन स्ट्रीम मीडिया में ना दिखाई जाए। सोशल मीडिया पर जब तक वो वायरल नहीं होगा, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। और यही सोचकर इसने ये किया होगा। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये खतरनाक ट्रेंड भी है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि वायरल होने के बाद ही उसे इंसाफ मिल सकता है। उसकी मांगें तभी सुनी जाएंगी जब वो वायरल होगा, तो हर व्यक्ति आगे चलकर शायद यही करने लगेगा। कोई भी किसी भी सरकारी अफसर के दफ्तर में जबरदस्ती घुस आएगा, अपना मोबाइल फोन ऑन करेगा और रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। इसलिए हमारे देश में जो प्रशासन चला रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये एक चुनौती है और एक संदेश भी है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। ये तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आपको चीन की राजधानी बीजिंग लेकर चलते हैं, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने लेटेस्ट रोबोट्स लेकर वहां पर पहुंची हैं। और यहां पर वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस इस समय चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने लेटेस्ट और अपने बेस्ट रोबोट्स को लेकर यहां आई हैं, उन्हें शोकेस करने के लिए। और यहां पर आप जब देखेंगे तो रोबोट्स टेबल टेनिस खेल रहे हैं, रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, कोई इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है कि इंसान भी पीछे छूट जाए, कोई रोबोट साफ सफाई कर रहा है, तो कोई गिटार बजा रहा है। कई रोबोट्स ऐसे भी हैं जो एक साथ ग्रुप बनाकर डांस कर रहे हैं। बीजिंग में आज सवाल यह नहीं है कि रोबोट इंसान जैसा दिख सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या रोबोट अब इंसान जैसे सारे काम भी कर सकता है या नहीं। अब इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने सबसे एडवांस्ड रोबोट्स लेकर यहां पहुंची हैं। इसमें 2000 रोबोट्स और 300 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां यहां हिस्सा ले रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े रोबोटिक टेक्नोलॉजी शोज में से ये एक माना जाता है। अब आप इस वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि ये रोबोट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये रोबोट्स क्या नहीं कर सकते। ये नाच सकते हैं, ये गा सकते हैं,
आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपके घर या फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी सेना में, आपकी फौज में लड़ भी सकते हैं, आपकी रक्षा भी कर सकते हैं। या आपके साथ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, या आपके पास साथ टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आपका मनोरंजन कर सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आज सारी दुनिया में यही चर्चा है कि क्या यही हमारा भविष्य है? क्या आने वाले वर्षों में आपको सड़कों पर इसी तरह के रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे जैसे आज इंसान आपको नजर आते हैं? चीन अपने आप को उसी नए युग के लिए तैयार कर रहा है। अब चीन में रोबोट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं और ट्रायल के तौर पर सड़कों पर अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन रोबोट्स को लगा दिया गया है। आगे चलकर दो तरह की स्थितियां पैदा होंगी। एक तो इंसान बहुत कम बचेंगे, ज़्यादातर सभी देशों की आबादी कम हो रही है, अब लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। चीन में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब लोग ही नहीं हैं तो फिर ऐसे कामों के लिए इन रोबोट्स को ही लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह, जो लोग होंगे भी वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहें, सेना में भर्ती होना चाहें, फैक्ट्री में काम करना चाहें। तो ऐसे में फिर काम कौन करेगा? ये रोबोट्स ही ये सारा काम करेंगे। अब चीन में ही 22 अगस्त से वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। इन्हें आप रोबोट्स का ओलंपिक गेम्स कह सकते हैं। इसमें दुनिया भर के 2000 से ज्यादा रोबोट्स और 16 देशों की 650 से ज्यादा टीम्स हिस्सा ले रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फ्लैश नाम के एक रोबोट की हो रही है, जिसे चीन की ही एक कंपनी ने बनाया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह रोबोट दुनिया के सबसे तेज रनर उसैन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। आपको याद होगा, उसैन बोल्ट ने वर्ष 2009 में 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की थी, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्लैश नाम के इस रोबोट ने इसी साल अप्रैल में बीजिंग में हाफ मैराथन में हिस्सा लिया था और इंसानों के हाफ मैराथन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 21 किलोमीटर की दूरी को इस फ्लैश रोबोट ने सिर्फ 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर लिया था, जबकि इंसानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड 57 मिनट 20 सेकंड का है। यानी रोबोट्स ने यह दूरी तय करने के लिए इंसानों से भी 7 मिनट का समय कम लिया है। पूरी दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल से चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की शुरुआत हुई थी और इस साल इन गेम्स में 30 से ज्यादा खेल शामिल होंगे। इनमें रेस है, लॉन्ग जंप, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे कई खेल शामिल हैं। ये सारे वो खेल हैं जो हमारे ओलंपिक्स में शामिल होते हैं, एशियन गेम्स में शामिल होते हैं, जो इंसान अभी तक खेलते आए हैं। अब आप रोबोट्स को फुटबॉल खेलते हुए देखिए, दूसरे खेल खेलते हुए देखिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब एआई का ज़माना आ गया,
ये इंसानों की जगह ले लेंगे, ये रोबोट्स भी इंसानों की जगह ले लेंगे। अभी तक जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी और आपको लगता भी होगा कि अब इंसान के सारे काम रोबोट्स कर सकता है, लेकिन अभी भी ये रोबोट्स पूरी तरह से इंसान की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हैं। दौड़ने की प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ रोबोट्स खुद को रोक नहीं पाए और दीवार से टकराकर गिर गए और नष्ट हो गए। इन रोबोट्स पर अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि इंसान तेज दौड़ना भी जानता है और रुकना भी जानता है। इंसान खुद पर नियंत्रण करना भी जानता है, लेकिन ये रोबोट्स तेज भागना तो जानते हैं, लेकिन कहां रुकना है कई बार ये नहीं पता लगा सकते। अब आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आपने इंसानों और जानवरों को कई बार मरते हुए देखा होगा। उनके बारे में आपने सुना होगा कि जब इंसान दम तोड़ता है तो क्या होता है, लेकिन रोबोट्स के साथ भी यही होता है। इस रोबोट की बैटरी खत्म हो रही है और ये आप देखिए बिना बैटरी के कैसे तड़प रहा है। अभी आपको जो हमने तस्वीरें दिखाई ये आपके भविष्य की एक झलक है, जहां रोबोट्स सिर्फ आपके घरों में और फैक्ट्रियों में काम करने वाली मशीन नहीं रहेगा। वो इंसानों की तरह दौड़ेगा, खेलेगा, गाएगा, नाचेगा, खाना बनाएगा और कई मुश्किल काम भी आपके लिए करेगा। यानी आने वाले समय में रोबोट्स हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आपको ये देखना होगा कि हमारा भविष्य शायद अब मनुष्य नहीं बल्कि मशीन है। लेकिन अगर ये मशीनें हमारा भविष्य हैं तो इंसानी भावनाओं का क्या होगा, जज्बातों का क्या होगा, वफादारी का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा? क्या ये रोबोट्स आपके साथ रिश्ते निभा पाएंगे? क्या ये आपके प्रति वफादार होंगे? क्या इनके अंदर इंसानी भावनाएं होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जब हम मनुष्य से मशीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH